वंदे मातरम साथियों, मैं उत्तम सिंह राजपुरोहित और आप जुड़े मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट अपने अवश्य करें जिससे हमें पता चले कि आप हमारा वीडियो देखते हैं। तो आज हम पहुंचे हैं भगवान सिंह लाबराव के पास, जो अभी भगवान सिंह लाबराव ने आम आदमी पार्टी से बाड़मेर की विधानसभा से चुनाव लड़ा था और विधानसभा चुनाव ये हार गए थे। तो इन्होंने खूब मेहनत की, फिर भी जो परिणाम मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। तो आज हम पूरी चर्चा करेंगे इनसे, इसमें आपने क्या निकाल के सामने लाया कि राजनीति किस तरह की है यहाँ की। तो भगवान सिंह लाबराव जी, पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप आरटीआई के तहत यहाँ भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़े प्रखर होकर लड़ते हैं। पहले तो आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक भारत का एक जिंदा और जागरूक नागरिक हूँ। जागरूक नागरिक है वही जिंदा हूँ, बाकी जिंदा तो सभी है, श्वास तो सभी लेते हैं, खाते हैं सब चीजें। लेकिन मैं अपने आप को जिंदा इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं अपने अधिकारों के प्रति लड़ता हूँ, जागरूक है और लड़ते हैं। और मैं लोगों को जगाने का प्रयास कर चल जाऊंगा तो उसको भ्रष्टाचारियों को खौफ में रहना पड़ेगा और भ्रष्टाचारियों को खौफ होना भी चाहिए, क्योंकि न्याय होना भी चाहिए और न्याय दिखना भी चाहिए। बिल्कुल, मैं ये दोनों चीजों को मानता हूँ। अब रही बात राजनीति की, तो मैंने पहले भी कई बार मीडिया के माध्यम से मैंने बताया था कि राजनीतिक मेरा पैसा नहीं है और राजनीतिक का मैं पेशेवर नहीं हूँ। राजनीतिक मेरे लिए एक्सीडेंटल था जी। एक्सीडेंटल इसलिए था कि आपने देखा होगा, मैं पिछले 6-7 सालों से मैं और मेरा परिवार नेताओं के सिंकजे में आकर के हमें किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया ये एक जग जाहिर है। कितने हमने झूठे मुकदमे झेले वो भी एक जग जाहिर है। और उन्होंने बिना मतलब के, न जैसे अगर किसी के सामने अगर हमारे खिलाफ जो एफआईआर होती किसी के सामने रखते थे तो लोग अनपढ़ था, जो न्याय के बारे में नहीं जानता था, कानून के बारे में, वो भी कहता था ऐसे कैसे फंसा दिया। और जबकि हम जेल गए थे और जेल मेरे को आखिरी बार जब पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया था तो उन्होंने कहा था कि हम आपको गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे लेकिन हमारी मजबूरी है। तब मैंने पूछा, हंसते हुए पूछा था, आप मजबूर हो सकते हैं लेकिन मैं मजबूत हूँ। तब मैंने बताया था कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, तो नेताओं का प्रेशर है। उन्होंने नाम न बताने की शर्त पे बताया था कि इसी नेता की वजह से आपको जेल भेजना पड़ रहा है। और मैंने उसी दिन से एक संकल्प ले लिया था, दृढ़ निश्चय के साथ में मैंने कहा था कि मैं भी अब राजनीतिक में आऊंगा और मैं अब राजनीतिक के अंदर जो यहाँ पर जड़े जमा के बैठे कई सालों से जो अत्याचार कर रहे हैं गरीबों के ऊपर, मैं उनका सफाया करूंगा। और आप सभी को पता होगा कि जैसे अभी आपने कहा था भगवान सिंह चुनाव हार गए, मैं चुनाव हारा नहीं, मतलब परिणाम मैंने चुनाव के अंदर सिर्फ वो नतीजे के हिसाब से अगर देखें तो हारा हुआ। मैंने उस दिल के हिसाब से अगर देखा जाए, मैंने जिस मंशा से मैं चुनाव लड़ा था उससे मैं जीत गया और उससे मैं कामयाब हो गया। मैं बाड़मेर में 15 साल से जो गंदगी भरी हुई थी उसको मैंने साफ कर दिया। अगर वो मैं चुनाव नहीं लड़ता तो शायद कि आज वापस विधायक बनता। जो आज इनके कारनामे थे वो जनता के सामने नहीं आते, क्योंकि आपको पता होगा कि बाड़मेर के अंदर विपक्ष में जो चुनाव लड़ा होगा लेकिन निष्पक्षता के तौर पे कोई आवाज को बुलंद करके उनकी घोटालों को, उनके भ्रष्टाचार का उजागर करने की किसी ने हिम्मत नहीं की। मैंने वो हिम्मत करके दिखाई और आखिर उनके जो कारनामे थे वो हमारी टीम की वजह से। आप कारनामों का इशारा कहीं अभी जो हमारे यहाँ विधायक जो कोई कारनामे सामने उन्हीं की वजह से वही तो कारनामे, और तो क्या है। जब जनता को लोग उसको भगवान से बढ़ के मानते थे, उनको विकास पुरुष मानते थे, और मैं पिछले 1 साल से लगातार लिखता था कि विनाश पुरुष है। आपने विनाश पुरुष का नाम दिया था, ठीक है, मैं कहता था ये विनाश पुरुष है। जब मैं अच्छी तरीके से वाकिफ होकर के आवाज के साथ में कहता था कि कभी भी अपने पास में बाड़मेर की संस्कृति रही है, कन्याओं से हम उसका जब भी आता है तो स्वागत करवाते हैं। मैं कहता हूँ ये कन्याओं से स्वागत करवाने के लायक नहीं है, लोग उसको करवाते थे। लोग उस टाइम से हमारी बात, आपने विनाश पुरुष का तो नाम दिया था, पर आपने ये सोचा था कि विनाश पुरुष का चेहरा ऐसा, मैं तो कई टाइम से मैं बता रहा था। मुझे जब गिरफ्तार किया गया, आपको पता होगा 19 जनवरी 2023 को मैं पुलिस थाना कोतवाल में जब आरटीआई के तहत दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए गया तो वहां पे कोतवाल गंगाराम खावा ने मुझे गिरफ्तार किया था 151 में। वो तो आप पे आरोप लगे थे कि वहां जाकर के निरीक्षण के नाम पे आपने मारपीट की। आज भी उनकी गिरफ्तारी आप एक मीडिया में और जाकर के पूछे कि जब भगवान सिंह को गिरफ्तार किया गया था तो उसे गिरफ्तार करते समय आपने जब पेन ड्राइव भगवान सिंह से जब्त करना दिखाया था, जो कि मेरे पास नहीं थी, वो खुद ही लेके आए थे, कहीं पे डाला था। उनको पूछो कि वो पेन ड्राइव जब आपने गिरफ्तारी फर्क में जब्त बताई थी, भगवान सिंह को जब वापस दिया तो नहीं आपने, तो वो पेन ड्राइव कहां गई?
और आज जो ये सीडी जो बाहर आई है, ये गंगाराम खावा ने खुद ने इसको रिलीज करवाई है। क्यों करवाई पता है? तो आप आरोप लगा रहे सीधा? नहीं, आरोप नहीं, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, मैं उसको आवाज से कहता हूँ। उस पेन ड्राइव को लाकर गिरफ्तारी फर्म में जो पेन ड्राइव थी वो कहाँ है? गंगाराम खावा बताए कि वो पेन ड्राइव जो भगवान सिंह से जब्त किया था वो पेन ड्राइव कहाँ गई? क्या भगवान सिंह मेवारम के वीडियो सीडी साथ में लेके घूमता था क्या? जब भगवान सिंह से वो पेन ड्राइव जब्त किया था, वो पेन ड्राइव गई कहाँ? मुझे तो वापस नहीं दिया। अगर दिया तो उसकी रिसीट बताए, वो तो मेरे से नहीं दिया। और गंगाराम खावा ने इस रिलीज इसीलिए किया था क्योंकि गंगाराम खावा के और मेवाराम जैन के बीच में डील हुआ था। क्योंकि आपको पता होगा 29 नवंबर 2022 के अंदर एक बहुचर्चित सेक्स टॉर्शन का मामला एक सामने आया था। और बाड़मेर के अंदर 29 नवंबर 2022 में रामस्वरूप आचार्य ने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें 2 महिलाएं, एक वकील बाड़मेर में और 2 दूसरे बाड़मेर में थे। उनका एक पीयूष जैन नाम करके व्यक्ति था। पीयूष जैन कौन था आपको बताता हूं, आज दिन तक कभी ये अभी तक रोल में कभी बाहर नहीं आया था। पीयूष जैन सुनने में आ रहा है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर जो तारक का रोल जो निभा रहा है उसका सगा साला है पीयूष। ये तो मामला कोई छोटा बड़ा नहीं था, इसमें कई बड़े लेवल तक के मामले गए हुए थे, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हुआ। पीयूष जैन को पुलिस ने नाम कैसे हटाया, उनको लड़कियों को गिरफ्तार कैसे किया? अब ये कह रहे थे कि सेक्स टॉर्शन का मामला नहीं था। बहुचर्चित रामस्वरूप आचार्य को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। मेवाराम जैन के नाम से था, उसको जेल भेजा गया, तो जमानतें किसने करवाई? या राजेश विश्नोई ने इनकी जमानतें करवाई, उन पीड़िताओं की जो भी थी उनको जेल भेजा था, वो आरोपियों की। तो फिर राजेश विश्नोई तो मेवाराम भाई है जो कन्हैयालाल जैन है, उनका जूनियर था। मतलब मेवाराम के जैन के आदमी ने उसकी जमानत करवाई। हाईकोर्ट तक उन्होंने जमानत करवाई। जो अभी मेवाराम का वकील है, हाईकोर्ट में उनका वकील था। तो कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो ये राजनीति है, इस राजनीति में जो खादी है, श्वेत खादी है, उसको पूरी तरह से बदनाम करके रखा? मैं अरे बदनाम करें क्या? ये ऐसे कुछ लोग हैं जो राजनीति को बदनाम करके बैठे हैं, कुछ गिने चुने। अब बात चल मैं इस मुद्दे पे आता हूँ, पूरा आपको खुलासा बताता हूँ। ये कहते हैं कि साहब अभी मेवाराम को फंसाया गया है, माना कि मेवाराम को फंसाएगा। उस आरोप में पुलिस अधिकारी का कोई रोल नहीं था। गोपाल सिंह राजपूत का, माधव पुलिस वाले का कोई रोल नहीं था। प्रधान पुत्र गिरधर सिंह का कोई रोल नहीं था। वहां जो पार्षद था परम सिंह, उसका कोई रोल नहीं था। माना कि कोई रोल नहीं था। डीवाईएसपी आनंद सिंह राजपूत का कोई रोल नहीं था। गंगाराम खावा का कोई रोल नहीं था। दाऊद खान का कोई रोल नहीं था। उस एफआईआर को जब मैंने 29 नवंबर की जो एफआईआर दर्ज हुआ था, एफआईआर नंबर था 546/2022 पुलिस थाना कोतवाल, वो एफआईआर दर्ज होती है 12:12 पे। आपके द्वारा की गई थी? मेरे द्वारा नहीं करवाई गई थी, रामस्वरूप आचार्य के द्वारा करवाई गई थी, जिसमें 2 लड़कियों का नाम भी साथ में था। 546 नंबर एफआईआर थी। जब उस एफआईआर अभी जो पॉक्सो में जो दर्ज करवाया गया है मेवाराम जैन के खिलाफ, जो गैंगरेप पॉक्सो की एफआईआर है, उसमें उन्होंने कहा है कि साहब हमें घर से 7-8 बजे सुबह उठा दिया गया था और पाली रोड के ऊपर जाके एक सुनसान फार्म हाउस के अंदर डीवाईएसपी आनंद सिंह राजपूत बैठे थे। गंगाराम खावा, दाऊद खान, सुल्तान सिंह, गिरधर सिंह, ये सब वहां मिलकर के हमारे साथ में कपड़े खोला और हमारे को नंगा किया। वहां पर वह मिर्ची डालने की धमकी दिया गया, वहां पिस्टल बताया गया, वह मारने की धमकियां दिया, वहां टॉर्चर किया गया। उनके जो पीड़ितों का जो गवाह था उसको उल्टा लटकाया गया। काफी सारे उन्होंने मीडिया में भी शायद उन्होंने बयान दिए थे। ये सभी चीजें सामने आई। मान के चलो जब एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था, एफआईआर जब 12:12 पे दर्ज होती है, तो गंगाराम खावा, डीवाईएसपी आनंद सिंह और दाऊद खान किसके इशारों से वो जोधपुर गए थे? बिना एफआईआर के उन पीड़ितों को कैसे उठा दिया था? जब उनके पास में कहीं का एलिगेशन तो उनका सही है। अगर उनके मोबाइल वो कैसे निकाले सबके, अगर उस फार्म हाउस में आ रही है तो सभी आरोपी सबको जेल जाना चाहिए। ये कानून में बात। अगर गरीब होता क्या अभी बचता क्या? अगर गरीब होता, इतना एलिगेशन होता, क्या वो बच सकता था क्या? नहीं बचता। जब उन्होंने इतना सारा कुछ घटनाक्रम किया, उसके बाद में भी नहीं थके। जब लड़की उसमें एक पीड़िता थी जो मेवाराम के साथ जो वीडियो में दिख रही है, वो जब 29 नवंबर 2022 को जब जेल में थी, पुलिस कस्टडी में थी, 2 दिसंबर 2022 को उस पीड़िता की बहन ने एयरपोर्ट थाने के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई। अच्छा। जिसमें यह कहा गया कि एक दूसरी पीड़िता, बी नाम की जो पीड़िता थी, उस पीड़िता के द्वारा और उसके कुछ साथियों के द्वारा मेवाराम नामक व्यक्ति के साथ में एडिट करके वीडियो बनाया गया और जिससे वो ब्लैकमेल करवाया। उसने मेरे को 2 दिन पूर्व बताया, जबकि वो 3 दिन से तो पुलिस कस्टडी में थी, तो 2 दिन पहले कैसे बताया? तो ये पूरी घटनाक्रम जो आप बता रहे हो, ये इस तरह से एफआईआर भी हुई पर आज तक उस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं कह रहा हूं कि ये जितनी भी चीजें थी वो मैं डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस के तौर पे बताता हूं कि मेवाराम जैन और इनकी टीम पूरी जितने भी 9 आरोपी बताए गए हैं, 100% इसमें जेल जाने से इनको कोई रोक नहीं सकता है। बस सर
सरकार की मंशा सही होनी चाहिए। नहीं सहेगा राजस्थान सिर्फ डायलॉग देने से या श्लोक लिखने से नहीं होगा। अगर नहीं सहेगा राजस्थान तो इन लोगों को भी नहीं बख्शेगा राजस्थान। ऐसा अगर श्लोक को अगर चरितार्थ करते हुए इनको जेल भेज दे तो लोग इनके ऊपर भरोसा करें। अच्छा, चुनाव में, इसी चुनाव में आपने एक और नारा भी दिया था, अगर आपको याद हो तो मैं बता दूं, कि मेवा मुक्त बाड़मेर। वो तो हो गया ना। अब मेवा मुक्त बाड़मेर में बचा क्या है? वो क्या कारण रहे? आपने कारण तो हमने स्पष्ट कहा था। मैंने आज से 1 साल पहले जब पोस्ट किया था, मैंने 22 जनवरी और 2023 को मैंने जब पोस्ट करके कहा था, मैं तथाकथित एक ऐसे राजनेता को रोड पे ला करके छोड़ूंगा कि जिंदगी में कभी वो पार्षद बनने का सपना छोड़ देगा। विधायक तो बनना बहुत दूर की बात है, मंत्री बनना तो दूर की बात है। मैंने चरितार्थ करके दिखाया। उसके जो कारनामे थे वो जनता के बीच में लेके गया और जनता को हमने बताया कि तुम जिसको विकास पुरुष मान रहे हो वो विकास पुरुष नहीं है, वो विनाश पुरुष है। और हमने उस विनाश पुरुष के जितने कारनामे थे उनको उजागर किया है। अभी तो ये शुरुआत है। अभी चुनाव के रिजल्ट आए, अभी 1.5 महीना हुआ है, अभी 5 साल बाकी पड़ा है। 5 साल हम संघर्ष करेंगे। नगर परिषद बाड़मेर में अभी मैंने 3 दिन पहले हाथ डाला है, काफी चीजें मेरे सामने आई है। मैं नगर परिषद बाड़मेर में जितने गरीबों, पीड़ितों और शोषितों के साथ में जितना अन्याय हुआ है उसको मैं न्याय दिलाने का भरपूर मैं प्रयास करूंगा। और जो बाड़मेर को, नगर परिषद को जो इन्होंने नरक परिषद बना रखा है, उस नरक को मैं वापस ला करके इसको शुद्धिकरण करके और इनको जनता के सहयोग से मैं इसको सुधार करने का भरपूर प्रयास करूंगा। और जितना हो सकेगा मैं आखिर अंतिम श्वास तक मैं लड़ता रहूंगा जनता के लिए, क्योंकि मेरा एक ही मिशन है, मेरा कि बस जो भी गरीब, पीड़ित और शोषित है उनके लिए मैं काम करूं, उनको कैसे भी करके मैं न्याय दिलाने का मैं प्रयास करूं। बस मैं इतना सब कुछ करता हूं। ये मेरे संकल्प ले रखे हैं। एक मैंने जो संकल्प लिया था मेवा मुक्त बाड़मेर, अब ये मुक्त हो चुका है और शायद तक वापस ये राजनीतिक में नहीं आएगा। और अगर आएगा तो फिर भी मैं इनका मुकाबला करने के लिए हमेशा की तरह में तैयार हूं। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे कि अगर मैं बात करूं कि अभी आपने राजनीति में कदम रखा और चुनाव भी लड़ा, तो इस राजनीति से आपने क्या कुछ प्रेरणा ली, कुछ निकल के सामने आया जिसे आप चाहते हो कि ये मेरी यहाँ भूल रही, मैं इसको सुधारना चाहूंगा, या कमजोरी रही? देखो, राजनीतिक में पहले मैं ये सोचता था कि सिर्फ ये प्रशासन ही भ्रष्ट है, वो मैंने नहीं इस चुनाव में मुझे पता चला कि प्रशासन ही भ्रष्ट नहीं है, जनता भ्रष्ट है। अच्छा, ये पहली बार मैंने पूरा एक एनालाइज किया। जनता को तो राजनीतिक, जो राजनीतिक ही होते हैं वो तो भगवान मानते हैं। और आप आरोप लगा रहे हो जनता ही मालिक है, जनता ही मालिक है, नागरिक ही मालिक है, ये भारत का संविधान कहता है। और लोकतंत्र में निष्पक्ष तरीके से किसी को चुनना वो जनता का फर्ज होता है। लेकिन इस चुनाव में मैंने देखा कि लोगों को जब पेट्रोल के चक्कर में, डीजल के चक्कर में, शराब के चक्कर में, शबाब के चक्कर में, कबाब के चक्कर में उन्होंने जो वोट किया है, तो भ्रष्ट कौन होगा? अच्छा, जनता ने ही भ्रष्टाचार किया है, तभी उनको भ्रष्ट ही तो पाला पड़ेगा। जब देश के अंदर जितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ेगा? ये मतलब क्यों होता है? जनता जागरूक नहीं है या लालच में फंस जाती है? लालच में फंस जाती है। उनको सिर्फ 5-10 दिन का, 15 दिन का जो लालच है वो उनको 5 साल तक गुलामी करने के लिए मजबूर किया जाता है। और मैं आपके माध्यम से और मैं सोशल मीडिया के माध्यम से गांव के अंदर जाकर के लोगों को मैं जगाने का पूरा प्रयास करूंगा। अभी हमने कहा कि मैं फरवरी में मैं पूरा एक ट्रेनिंग देकर के मैं टीम तैयार करूंगा, काफी मैं एक्टिविस्टों की टीम तैयार करूंगा जो जनता को जगाने का प्रयास करेगा। हर घर, हर गांव, हर ढाणी तक पहुंचेंगे और उनको जगाने का पूरा प्रयास करेंगे। उनको कहेंगे आपके अधिकार क्या? आप सिर्फ 1-2 बोतल दारू के चक्कर में आप जब बिकते हो, अपने जो अधिकार है उनसे आप वंचित हो रहे हो, जिसमें आप जागरूक नहीं है। आप किसी योग्य आदमी को चुनने का प्रयास नहीं। मैं नहीं कहता कि मुझे वोट नहीं दिया तभी ये पीड़ा है। जनता को हमने देखा है कि जिस प्रकार से एक गैंगरेप के बलात्कार के आरोपी को 15 साल तक बंदी गौशाला में अरबों रुपए का घोटाला किया, उस आदमी को बाड़मेर के अंदर सरकारी जमीनों को बेच दिया। ऐसा जब गरीबों को मकानों को तोड़ दिया, फर्जी पट्टे जारी कर दिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, उनकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया, ऐसे आदमी को चुना है। उसको मतलब 90,000 से ज्यादा अगर 3 बार चुना है। इस बार भी अगर ऐसे माहौल में भी उसको इतने ज्यादा वोट दिए, तब मैं चाहता हूं कि उस जनता और जनता को खुद को इस भ्रष्टाचार से मुक्त होकर के, बेखौफ होकर के योग्य आदमी को चुनने का अगर प्रयास करेंगे, असली लोकतंत्र तभी होगा। तो ये भगवान सिंह लाभराव थे और इन्होंने जनता को जागरूक होने की, लास्ट में अभी आपने देखा होगा, जनता को जागरूक होने की अपील की कि जनता भी कहीं ना कहीं दोषी है।
तो भगवान सिंह से हमने पूरी बात की और अपनी बात जो भी रखी इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ रखी। तो मैं मेरे कैमरामैन साथी सोई परमार के साथ उत्तम सिंह राजपुरोहित